हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम आजकल सिर्फ यही सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा है, डिबेट्स में आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है और लोग इसके खिलाफ कुछ विरोध भी कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो से ये कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए विदाउट एनी बायसनेस। कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हुए बिना हम कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आ जाए। एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी पीपीटी में इंक्लूड की है और जो भी आपको वीडियो में मिलेगी वो सब न्यूज़पेपर से कलेक्ट करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हमारी टीम ने इसमें इंक्लूड किया है। तो सारी चीज़ें फैक्चुअल रहेगी, कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को और उसको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में देयर इज अ वर्ड सिविल कोड, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ सिविल कोड। ठीक, सिविल कोड का मतलब आप समझिए, इसमें से मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। तो सिविल कोड अगर हम देखें तो ये द एंटायर बॉडी ऑफ लॉज, कोड हो गया मतलब बॉडी ऑफ लॉज, जिसमें कि क्या होता है, जो रूल्स रहेंगे, जो लॉज के रूल्स रहेंगे वो गवर्न करेंगे रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड इन अदर मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक, सिविल जहां पे भी सिविल लॉ का आया तो प्रॉपर्टी मतलब टैक्सेशन वगैरह हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ मैरिज के बाद अगर कोई डाइवोर्स की सिचुएशन आती है तो वो, अगर डाइवोर्स होता है तो मेंटेनेंस क्या मिलेगा औरत को या लेडी को, वो ठीक। उसके बाद इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, बच्चों का एडॉप्शन राइट, ये सारी चीजें सिविल में आती है। ठीक है, और ये पर्सनल कोड से अलग होती है। तो अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पर्सनल कोड क्या होता है। सिविल तो हमने देख लिया, अब देखिए पर्सनल लॉ। ठीक, तो दो चीजें हैं, एक तो सिविल लॉ है, सिविल लॉ और पर्सनल लॉ भी सिविल से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि जो मैरिजेस वगैरह हैं, अलग अलग हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है। तो अगर कोई लॉ इन सोशल नॉर्म्स और इन रिलीजन या उनके टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे हिंदू की बात करें तो वेदों शास्त्रों में, मुस्लिम की बात करें तो हदीस में, ठीक है, क्रिश्चियन का जो अलग टेक्स्ट होगा, ठीक है, उनके बाइबल से, तो उसके हिसाब से अगर कोई लॉ बनता है और उस लॉ के हिसाब से शादियां होती हैं तो उसको पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप समझिए कि हिंदू में जो हिंदू कोड है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें एक सेक्शन 7(2) है, राइट। उस सेक्शन में ये कहता है कि हिंदू की जो भी मैरिज होगी वो तभी बाइंडिंग होगी जब दे विल परफॉर्म सप्तपदी मतलब 7 फेरे। जो 7 फेरे लेते हैं वो 7 फेरे, ये ऐसे एक्ट में लिखा हुआ है, हिंदू कोड, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये एक उदाहरण हो गया किसका, पर्सनल लॉ का। ऐसे ही आप मुस्लिम में देखते होंगे कि जब भी शादियां होती है तो एक इवेंट होता है जिसमें कि औरत को बोलना होता है, जो जिस लेडी की शादी होती है, कबूल है, कबूल है, कबूल है 3 बार। ठीक, तो वो उनके लॉ से हो गया होगा। फिर अगर ट्रिपल तलाक एक सिस्टम था पहले, अभी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया है, एक्ट भी बन गया है, तो ट्रिपल तलाक भी एक पर्सनल लॉ से ड्रिवन था। तो पर्सनल लॉ का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। तो ये दोनों जानना जरूरी है क्योंकि आपको सिविल कोड एंड पर्सनल लॉ, ये सारी चीज आपको परेशान करते रहेंगे न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में आते हुए। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पर्सनल लॉ तो समझ लिया, सिविल कोड समझ लिया, अब हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो अगर बड़े एक सिंपल वर्ड में बोलूं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, ठीक, इसका सिंपल मतलब है 1 नेशन 1 लॉ।
ये कीवर्ड हम सुनते आ रहे हैं, जैसे इसके पहले जीएसटी हुआ था, वन नेशन वन टैक्स, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी चालू हुआ था तो वन नेशन वन मोबाइल नंबर, ठीक वैसे ही वन नेशन वन लॉ, ये है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन, सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे जेंडर, जो भी है जितनी भी डाइवर्सिटी है, सब के लिए एक ही लॉ अप्लाई होगा, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, ये सारा कवर करेगा मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, डाइवोर्स, जो चीज़ है वो सबके लिए सेम एप्लीकेबल होगा। ठीक, और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो पर्सनल लॉज हैं वो रिमूव हो जाएंगे, जो पर्सनल लॉज अभी हमने समझे, है ना। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखेंगे अभी हम अगले साइड्स में। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, वन नेशन वन लॉ। अब आगे देखते हैं, भाई आवाज आ रही है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूनिफॉर्म कोड का एग्जाम्पल देखिए आप। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि क्या हमारे पास हमारे देश में ऐसे कोई कोड हैं जो यूनिफॉर्म हो। ठीक, ये भी जानना जरूरी है। क्या पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो कि यूनिफॉर्म है, जो कि एप्लीकेबल टू ऑल है, irrespective ऑफ रिलीजन, irrespective ऑफ कास्ट, irrespective ऑफ सेक्स, सबके लिए समान। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, ये सारी चीजें जिनके बेसिस पे आज पूरी मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ये सब चलती हैं, ये यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए कोई अलग होगा, मुस्लिम के लिए कोई अलग लॉ होगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, नहीं, ये यूनिफॉर्म है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप समझिए हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधान सब देश के लिए, सबके लिए एक जैसा ही है। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट हो गया, है ना। और अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो जो भी पर्सनल लॉ हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये तो हमने समझा कि यूनिफॉर्म लॉ क्या होते हैं और कौन कौन से यूनिफॉर्म लॉ हैं। अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो जाता है तो उसके क्या एसेंशियल्स होंगे, ठीक है, न्यूएंसेस क्या होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होगा। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि एसेंशियल्स ऑफ यूसीसी, मैरिज एंड डाइवोर्स अगर मान लीजिए होता है तो फिर क्या होगा, मैरिज एंड डाइवोर्स में मोनोगेमी फॉलो होगी। ठीक, मोनोगेमी क्यों? क्योंकि ये जेंडर इक्वालिटी को और वुमेन को एम्पावर करती है ना, जो उसके राइट्स है वो देते हैं। तो अभी कुछ कुछ लॉज में, पर्सनल लॉज में मोनोगेमी की जगह पॉलीगेमी है। ठीक है, पॉलीगेमी मतलब एक से एक पत्नी, एक आदमी एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, तो वो चीज है। तो अगर ये आ जाता है तो वो मोनोगेमी ही होगा। फिक्स्ड एज लिमिट, सबके लिए एक फिक्स, सारे रिलीजन सबके लिए एक फिक्स्ड एज लिमिट हो जाएगी, है ना। फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड ये कुछ कानून आ सकते हैं। सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस में कि भाई अगर मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स किसको मिलेंगे, तो इक्वल शेयर्स टू सन्स एंड डॉटर्स इन फादर्स प्रॉपर्टी ना, जो अभी हिंदू में है लेकिन कहीं कहीं फॉलो नहीं होता है। नो डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि किसी मतलब लड़के और लड़की में डिफरेंस में जब प्रॉपर्टी डिवीजन होगी तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, जो इक्वल राइट्स है वो मिलना चाहिए। तो ये दो चीज हो गई। आगे भी हम देखते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है कि डाइवोर्स होने के बाद जो लेडी होती है ना, जो पत्नी होती है, पत्नी को कुछ खर्चा जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके वो खर्चा दिया जाता है, उसको मेंटेनेंस कहते हैं, एलिमोनी भी बोला जाता है उसको। ठीक, तो ये चीज में हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो भाई सबके लिए समान हो जाएगा। अभी किसी लॉ में कुछ दूसरा है, ठीक, किसी लॉ में कुछ दूसरा है। जैसे मुस्लिमों में ऐसा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कि 3 मंथ्स की एलिमनी देने का प्रावधान है ना। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और सबके लिए जो कानून बनेगा सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये न्यूएंसेस जानना जरूरी है, क्योंकि हम समझ तो जाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा ही है, लेकिन कभी एग्जांपल्स की बारी आती है तो वो एग्जांपल्स कोड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहां से हम एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं कि
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट समझते हैं। ये क्या है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वी नो, हमने समझ लिया कि क्या है, राइट। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में, आर्टिकल 44 में, ये भी हम देखेंगे। अब कोई भी अगर आर्टिकल, कुछ भी चीज़ जैसे फंडामेंटल राइट्स समझिए या ये डीपीएसपी समझिए, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है तो उससे पहले डिबेट हुई है। डिबेट कौन सी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान के बनाने के लोगों के, जो लोग बनाना था उनकी एक असेंबली थी। इसमें 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स, राइट। तो ये लोग हर टॉपिक पे डिबेट करते थे, अपने लॉजिक देते थे कि कुछ चीज़ें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उस लॉजिक के बेसिस में फिर वोटिंग होती थी और जो लोग जो मतलब विन जो जीतता था उस हिसाब से फिर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाता था। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आज की डेट में लॉ बनते, लॉ बनने के बाद डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, है ना। और जब वो वोटिंग से पास हो जाता है मेजोरिटी से तो फिर लॉ में आ जाता है। हर मेजोरिटी का संविधान में दिया गया है क्या क्या कॉन्सेप्ट है ना, कौन सी सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सारी चीजें हैं। तो वैसे ही डिबेट होता था। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखें तो इसमें भी डिबेट हुआ था। और यहाँ पे मैं व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर का, क्योंकि उनको हम फाउंडिंग फादर मानते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है संविधान निर्माण करने में। तो BR अम्बेडकर का आप देखिए कि वो ऑब्वियसली UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। ही वॉन्टेड टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द इंडिया, राइट। और उन्होंने उसका रीजन भी दिया था। रीजन क्या दिया था उन्होंने? कि उन्होंने बोला था कि भाई जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं, दूसरे कोड है, जब कंट्री में ऑलरेडी 80% लोग, है ना, जैसे कॉमन सिविल, क्रिमिनल एंड प्रॉपर्टी लॉ से गवर्न हो रहे हैं, तो फिर सिविल कोड भी यूनिफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इक्वालिटी के सबसे बड़े पक्षधर थे। वो चाहते थे कि समानता रहे सब लोगों में, तो इसलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते थे। लेकिन जब डिबेट हुई और कुछ विरोध हुआ कुछ तबकों के द्वारा, तो उन्होंने फिर ये बोला कि इट हैज बिकम लिटिल कॉर्नर दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू इन्वेड, है ना। एक वर्ड थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोना बन गया है जहां तक अभी हम पहुंच ही नहीं सके हैं, राइट। तो ये आप कभी भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके पक्ष में थे, ठीक। एक बात और समझने वाली बात है यहाँ पे, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कि कौन सी बात है समझने वाली, ठीक। इनके अगर व्यूज को आप वर्बटिम देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। The arguments whether we should attempt such a thing seems to me somewhat misplaced, for the simple reason that we have, as a matter of fact, covered the whole lot of the field which is covered by uniform civil code in this country, है ना। मतलब वो यही कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमने अलग अलग लॉज बना दिए हैं जो कि यूनिफॉर्म है सबके लिए। It is therefore too late now to ask the question whether we could do it. तो अब बहुत देर हो चुकी है कि ये पूछना कि क्या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं कि नहीं। एज आई से वी हैव ऑलरेडी डन इट। उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी इतना सारा यूनिफॉर्मिटी ला दी है, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना ही चाहिए, राइट। ये डॉक्टर अम्बेडकर के व्यू थे। नेहरू जी थे इनके अपोजिट, जो मेन डिसीजन मेकर थे, इनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, वो भी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, बट उनको लगता था कि अभी वो टाइम नहीं आया है, राइट। तो जब ये डिबेट हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड में, सबने अपना अपना व्यूज रखा और फाइनली ये डिसाइड हुआ, जब वोटिंग हुई तो 5:4 से यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट ना करना डिसाइड हुआ, ठीक है, कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। लेकिन साथ ही साथ इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया गया। ये डीपीएसपी क्या है, तो आपको पता है डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में इंक्लूडेड है। अभी आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं, ठीक। तो पार्ट 4 में डीपीएसपी है। इसका जैसे नाम सजेस्ट होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट जो पॉलिसी बनाएगा, जो लॉज बनाएगा, उसके लिए डायरेक्टिव्स हैं कि किस तरीके के लॉ होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2-3 मैं आपको एग्जांपल दूं। एक ये है कि अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। स्टेट को ये कोशिश करना चाहिए कि धन जो है वो किसी एक तबके के पास ना जमा हो जाए, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। एक लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, सबको प्रॉपर
मीन वेजेस मिले, ठीक। तो ऐसे करके आप पढ़ेंगे, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, ऐसे डीपीएसपी है। आर्टिकल 36 टू ठीक है, आर्टिकल 36 टू 51, राइट, ये डीपीएसपी का है। हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 दीज आर नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। इनको आप एनफोर्स, लॉ से आप बात नहीं कर सकते डीपीएसपी को, है ना। तो इसको किस में रखा गया था, यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, आर्टिकल 44 में, ठीक, आर्टिकल 44 में रखा गया था। और ये क्या कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे ये इसकी वर्डिंग है आर्टिकल 44 की। इसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट हो रही थी उसमें मैं आपको बताऊं कि ये चाहते थे कि इसमें एक ये लाइन भी जुड़वाई जाए कि अगर कोई रिलीजियस तबका, समाज का कोई रिलीजियस तबका इसका विरोध करता है तो ये इंप्लीमेंट ना हो। लेकिन ऑब्वियसली ये सही चीज नहीं थी, तो फिर इसको नहीं जोड़ा गया, ठीक। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपसे बोला कि मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो वो इंपॉर्टेंट बात आप समझिए क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक। कोई बुराई नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई डिस्कस कर रहा है, न्यूज में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी चीज है, कोई डिवाइसिव चीज है, या कुछ डिवीजन किया जा रहा है समाज में, या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी इससे, नहीं। ये अगर डीपीएसपी में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं जो एक वेलफेयर के लिए, एक समाज की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीपीएसपी इंश्योर करता है कि समाज में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रिवेल की जा सके। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है कि हर किसी को, सोशल जस्टिस की बात करें तो सबको इक्वल चांस मिले ना, सब साथ में आगे से बढ़ सके, और भी चीजें हैं कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की, तो ये इंश्योर करता है डीपीएसपी। तो यूसीसी कॉन्सेप्चुअली गलत चीज नहीं है, इस चीज को आप समझिए। बस हमको ये देखना है कि क्या हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इस टाइम पे रेडी है, क्या इतनी मैच्योर है कि यूसीसी इंप्लीमेंट किया जा सके। क्या हम रिलीजन से आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम वुमेन इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि वुमेन को इक्वालिटी देनी चाहिए कि नहीं, ठीक। ये है कॉन्सेप्ट यूसीसी का। तो ये चीज मुझे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बतानी थी आपको। अब आगे देखते हैं कि पीपल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, अगर इतनी अच्छी चीज है, ठीक है। मैंने आपको बताया डीपीएसपी में भी लिखा गया है, डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि यूसीसी आ जाए, नेहरू भी चाहते थे कि यूसीसी आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों विरोध कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, है ना। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन और चॉइस, रिलीजियस चॉइस के अगेंस्ट है। आर्टिकल 25 आपको पता है कि सबको सारे ग्रुप्स को अधिकार देता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करो, ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स को। 29 बोलता है कि गिव्स देम द राइट टू कन्वर्ट देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, आप अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हो। तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे मतलब शास्त्रों में या हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में शादी करना ऐसे ही लिखा हुआ है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, तो हम ऐसे ही फॉलो करेंगे, ठीक। ये एक विरोध का रीजन है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि एक्सपर्ट आर्ग्यू दैट यूसीसी विल इंपोज अ हिंदुआइज्ड कोड फॉर कम्युनिटीज, कि जो हिंदू के लिए लागू होता है वो आप सबके लिए लागू कर दोगे, ठीक। लोगों का ये एक अप्रहेंशन है, उनको ऐसा लगता है कि सबको हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सही है गलत है ये तो जब यूसीसी आ जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन लोगों का डर है। नेक्स्ट, कि अभी तो हम देख लिया रिलीजियस बेसिस में, हमने देखा कि अलग अलग रिलीजन के, लेकिन आपको पता है कि इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्री है, और इस डाइवर्सिटी का एक पार्ट क्या है, हमारे ट्राइब्स, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में और बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी ट्राइब्स रहती हैं। अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अराउंड 200 ट्राइब्स हैं, और हर ट्राइब का अलग कल्चर है, सबका अलग है, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके। तो ट्राइब्स का, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स को देख लीजिए, या झारखंड का भी 2-3 दिन पहले न्यूज आया था, वो भी चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट ना हो, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक।
और अगर हम लीगली कुछ मतलब अगर लॉ कमीशन की बात करें तो 21st लॉ कमीशन ने 2018 में ये बोला था कि अभी इस टाइम पे यूसीसी नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। देखिए एट दिस स्टेज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि भाई यूसीसी ठीक है लेकिन अभी जरूरी नहीं है। 2018 के टाइम की बात है कि अभी जरूरी नहीं है। अभी लेटेस्ट जो लॉ कमीशन है उसने भी पब्लिक से ओपिनियन मांगा है कि आप लोग बताइए। तो देखिए ओपिनियन मांगने का मतलब यही है, राइट। ओपिनियन मांगने का मतलब यही है कि जनता क्या सोचती है, दे आर रेडी और नॉट। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये 4-5 चीजें हैं जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है। और भी चीजें आपको मिल सकती हैं लेकिन मैंने अभी सिर्फ 4 चीजें इंक्लूड की हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल इंटरवेंशन देखते हैं कि भाई हमने सब तो समझ लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले सिविल कोड क्या है, पर्सनल लॉ क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। एग्जांपल्स देखिए कि देश में क्या ऐसे कोई लॉज हैं जो यूनिफॉर्म है, बिल्कुल है, वो हमने देखा कि कौन कौन से हैं। फिर साथ में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हम सभी के लिए, हमारे सभी लोगों के लिए भी और पॉलिटी के लिए भी, राइट। अब हम देखते हैं कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा होता है, फिर जब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो फिर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले में आती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि वो इंटरप्रेट करे, कि बताए लोगों को कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे जो डिबेट कर रहे थे उनका मकसद क्या था, वो क्या चाहते थे। तो ऐसे तो बहुत सारे केस हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये मैरिज से रिलेटेड है ना, तो लोग कुछ ना कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड केस करते ही रहते हैं। लेकिन 2 बड़े लैंडमार्क केस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो है शाह बानो केस जो ईयर 1985 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है सरला मुद्गल केस जो 1995 में हुआ था। तो सबसे पहले मैं शाह बानो केस की बात कर देता हूं। केस क्या है सबको पता होगा, बहुत लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क केस, पॉलिटिकली भी इसमें आपको सब पता होगा कि क्या केस था। लेकिन ब्रीफली मैं बताता हूं और इसमें यूसीसी का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताता हूं। ब्रीफली केस ये था कि शाह बानो एक महिला थी जो अपने पति से लगभग 40 साल तक शादीशुदा थी, ठीक है, 40 साल तक की उनकी शादी थी। लेकिन 40 साल की होने के बाद भी उनका पति उनको डाइवोर्स दे देता है। तो इंदौर की महिला थी, वो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं। अच्छा, जब डाइवोर्स हो जाता है तो जो लॉ कहता था मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें ये था कि आपको जो एलिमनी है वो 3 महीने की मिलेगी, 90 डेज की मिलेगी। लेकिन शाह बानो गई, उसने बोला कि भाई 40 साल तक वो मेरा पति रहा है और सिर्फ 3 महीने तक के लिए मेंटेनेंस देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि आपको पूरे टाइम जब तक ये है मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक। तो ये शाह बानो केस था, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। और उसमें यूसीसी के लिए जो रिमार्क था वो आप देखिए। यूसीसी के लिए उन्होंने बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि आर्टिकल 44 हैज रिमेन्ड अ डेड लेटर। कि भाई आर्टिकल 44 यानी कि यूसीसी तो है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, डेड लेटर हो गया है। तो इससे अच्छा आप क्या करो, उन्होंने बोला कि लेट्स फॉर्म एंड एडेड दैट कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies, है ना। वो ये बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल 44 अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो नेशनल इंटीग्रेशन का काम करेगा और जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क था शाह बानो केस में। उसके बाद पॉलिटिकल आपको जो चीजें हुई थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजीव गांधी जी की, है ना, उन्होंने फिर लॉ लेके आया इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए। तो वो सारी चीजें तो अलग डिबेट का मामला है, हमको उसमें नहीं जाना है, बस यूसीसी का रिमार्क समझिए। नेक्स्ट केस आपको मैं बताता हूं, वो था सरला मुद्गल केस ईयर 1995 में। तो ये समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट केस था। सरला मुद्गल केस आपको समझना है, पढ़ेंगे कहीं से तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं। इसमें देखिए ये बाइगेमी से रिलेटेड था। बाइगेमी मतलब 2 लोगों से शादी करना। और कैसे लूप होल लोगों ने निकाला कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू महिला से शादी करता है, ठीक, तो उसके ऊपर तो हिंदू मैरिज लॉ और हिंदू का जो भी एक्ट है वो लगेगा। लेकिन अगर वो हिंदू को डाइवोर्स देता है या डाइवोर्स नहीं भी देता है और दूसरी महिला से शादी कर लेता है मुस्लिम से, तो अब मुस्लिम का लॉ जो तो बोलता है कि आप 4 लोगों से शादी कर सकते हो, ये जो भी उसका लॉ कहता है। तो अब उस व्यक्ति पर कौन सा लॉ इंप्लीमेंट होगा, हिंदू कि मुस्लिम?
ठीक, कितना मतलब जिसने भी ये किया होगा कितना मतलब आप सोचिए कि लूप होल निकालने वाली बात है ना। और इंडिया जैसे डाइवर्सिटी वाले नेशन में ये प्रॉब्लम तो आना ही है, राइट। क्यों? क्योंकि ये जब हम बोलते हैं चॉइस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं, तो किसी का किसी से शादी करना धर्म के मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू से ही शादी करूं, मुस्लिम से भी कर सकता हूं, क्रिश्चियन से भी कर सकता हूं, किसी से भी कर सकता हूं। तो अब कौन सा लॉ गवर्न होगा, ठीक है, उस शादी पे कौन सा लॉ चलेगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो था ही। अब ये जो केस था सरला मुद्गल केस, इनको 4 लोगों ने PIL डाली थी, ठीक है। इसमें से सरला मुद्गल शी वाज वन ऑफ द पिटिशनर। तो ये था 3-4 इश्यूज थे। मेन इशू यही था, द क्वेश्चन वाज वेदर अ हिंदू हस्बैंड मैरिड अंडर द हिंदू लॉ बाय एम्ब्रेसिंग इस्लाम कैन सोलेमनाइज द सेकेंड मैरिज, ठीक है, कि अगर मान लीजिए हिंदू हस्बैंड इस्लाम अप्लाई एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या सेकेंड मैरिज को सोलेमनाइज कर लेगा। सोलेमनाइज करने का मतलब है परफॉर्मिंग द ऑफिशियल सेरेमनी, मतलब रजिस्टर्ड हो जाना मैरिज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इससे रिलेटेड कि एक तो इस चीज को मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो हिंदू है तो सबसे पहले उसके ऊपर हिंदू का ही लॉ चलेगा, ठीक है। और अगर वो ऐसा करता है तो उस हिसाब से जो भी धाराएं हैं, जो भी प्रावधान है, उस हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ हमको ये देखना है कि यूसीसी के लिए उन्होंने क्या रिमार्क दिया। तो यूसीसी के लिए जो रिमार्क था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर टू री-एग्जामिन आर्टिकल 44 एमिंग टू एस्टेब्लिश यूसीसी थ्रू आउट इंडिया, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि भाई यूसीसी की जरूरत है। आप देखो, देखने का मतलब यही है कि सर्वे करो, लोगों से पूछो, चेक करो, इतनी मैच्योरिटी आई, लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं, वो चीज है सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट है ना। तो अभी जो चीजें चल रही है उसमें यही डिबेट चल रहा है। अब आगे होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट डिबेट्स वगैरह चल रही हैं, ठीक। तो आई होप ये 2 इंपॉर्टेंट केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए कि प्रोज देख लेते हैं कि भाई इतना कुछ तो हमने समझा यूसीसी को कॉन्सेप्चुअली कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या लोग क्यों इसको विरोध कर रहे हैं। यूसीसी सही है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके प्रोज देख लेते हैं कि सबसे पहले तो प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल इंडियन, ठीक, इक्वालिटी की बात करते हैं हम, तो सबके लिए इक्वल होगा, सबके लिए इक्वल लॉ बनेगा तो इक्वल होगा। प्रोवाइड जेंडर इक्वालिटी, है ना, जेंडर इक्वालिटी होगा। वुमेन के खिलाफ कोई जो लॉ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है ना, उनको अधिकार ना मिलना, प्रॉपर्टी के राइट्स ना मिलना, डाइवोर्स के बाद उनको मेंटेनेंस ना मिलना, तो ये सारी चीजें समाप्त हो सकती हैं। सपोर्ट द नेशनल इंटीग्रेशन, कि सब लोग एक कॉमन भावना से, कॉमन भाव से काम करें। जब एक ही लॉ गवर्न करेगा तो ऑब्वियसली एक फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ वननेस तो आएगी, ठीक। और फिर रिफॉर्म्स द करंट पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉज में जो प्रॉब्लम है, जो अगर अगेंस्ट वुमेन एम्पावरमेंट है, अगेंस्ट वुमेन इक्वालिटी है, तो वो लॉ रिफॉर्म कर दिए जाएं। ये 4-5 प्रोज हैं, ठीक है। कॉन्स तो आई डोंट थिंक कॉन्स है, कॉन्स बस यही कह सकते हैं हम कि लोगों के अप्रहेंशंस हैं, लोगों की कुछ बातें हैं, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके कुछ इश्यूज हैं जो वो चाहते हैं कि एड्रेस हो। और सबको अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको राइट देता है, ठीक है। और फिर आगे देखिए आपकी यूसीसी इन इंडिया, कि ऐसा कोई जगह है, ऐसी कोई प्लेस, स्टेट है जहां पे यूसीसी फॉलो होता हो। यूसीसी मतलब वही मैरिज वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। तो कभी एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। और रिसेंटली अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करेंगे, बट गोवा है। तो गोवा में किसका चलता है, बेसिकली पोर्चुगीज थे, वो गोवा में रूल करते थे और उन्होंने ही जो कोड बनाया था वही चलता रहा। जब वो गोवा से गए 1961 में पोर्चुगीज, उसके बाद भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे चलता है, ठीक है। सो ये था दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सारी जानकारी। मैंने कोशिश की कि बहुत इजी लैंग्वेज में आप सभी को समझा सकूं, क्योंकि वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह में तो पढ़े हुए हैं लेकिन इतने अच्छे से समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।